हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ इकोलॉजी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोयल एंड द सनलाइट and lastly we will discuss some of the permanent changes that occur in a living organism like some organisms are regulate, some organisms are conform, whereas some have some temporary defenses like they can migrate and suspend. So start करते हैं हम आज की क्लास को। सोयल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कैसा प्लांट ग्रो करेगा ये डिटरमाइन करता है। एंड प्लांट जैसा वहाँ पे ग्रो करेगा वैसे ही वहाँ पर कोई हार्बिवोर आएगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई कार्निवोर आएगा। एंड फिर वेदर वहाँ पे फूड कितना अबंडेंट है तो दूसरी पॉपुलेशन जो है वहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। जो सोयल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर भाई, आज के टाइम पे एक बड़ी पॉपुलेशन कहाँ रहती है जहाँ की सोयल जो है वो फर्टाइल हो। अगर सोयल फर्टाइल ना हो तो उस एरिया के अंदर पीपल जो है रिलेटिवली कम मिलेंगे। व्हाट इज सोयल? सोयल जिसकी हम बात करने लग रहे हैं वो सोयल है अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे ऊपर वाली लेयर। हम पूरी सोयल की बात नहीं करने लग रहे, यानी पूरी अर्थ की क्रस्ट की बात नहीं करने लग रहे, लेकिन क्रस्ट के ऊपर जो 30 सेंटीमीटर ऊपर की जो लेयर होती है हम उसकी बात करने लग रहे हैं। एंड वो जो लेयर है वो कैसे बनती है? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल विदरिंग ऑफ रॉक के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि जो रॉक है उसके ऊपर तेज हवाएं जब चलती है या बारिश होती है या फिर लाइकन उसके ऊपर जब एसिड जो है वो डालते हैं, देन उस टाइम पे जो रॉक जो है वो धीरे धीरे विदर होने जो है स्टार्ट हो जाती है एंड उसका चूरा जो है बाहर निकलता है। जो उसका चूरा है यानी कि जो उसका फाइन पाउडर है वो जब ह्यूमस के साथ में कंबाइन होता है देन इट विल मेक ए सोयल। तो सोयल का मतलब क्या है? सोयल का मतलब रॉक पाउडर एंड प्लस में ह्यूमस है। तो ह्यूमस जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा कंडीशन फेवरेबल होगी कि वहाँ पे प्लांट जो है ग्रो हो सके। लेकिन अगर ह्यूमस वहाँ पे रिलेटिवली अगर कम होगी तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे रॉक के चूरे ज़्यादा है, मिनरल वहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, तो वहाँ पे प्लांट जो है कम उगेंगे। सोयल फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करते हैं कि वीदरिंग कितनी हुई है और लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पर कितने ज़्यादा आए हैं। अगर क्लाइमेट को देखें, जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो रॉक जो है ज़्यादा टूटेगी, या फिर एटमॉस्फेयर बार बार में ज़्यादा चेंज होने लग रहा है तो रॉक जो है फाइन पाउडर के अंदर ज़्यादा कन्वर्ट होगी। तो क्लाइमेट एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कितनी विदरिंग होती है। दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, इसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पे विदरिंग हो। रिमेंबर, जितनी ज़्यादा विदरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर सोयल फॉर्मेशन जो है वो हो पाएगी। सोयल जो बनने लग रही है उस सोयल का कुछ टेक्सचर होता है, यानी उसकी अपीयरेंस होती है, और उसकी अपीयरेंस डिपेंड करती है उसके अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल। और पार्टिकल मेनली 3 हैं, एक सैंड है, एक सिल्ट है और एक क्ले है। तो 3 पार्टिकल है। और किसी सोयल के अंदर अगर सैंड अगर ज़्यादा एबंडेंट है तो हम उसको कह देते हैं सैंडी सोयल। अगर सिल्ट उसके अंदर ज़्यादा हो तो हम उसको कह देते हैं सिल्ट सोयल। और अगर क्ले अगर ज़्यादा है तो उसको कह देते हैं हम क्ले सोयल। अगर हम इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखें तो हम 3 डिफरेंट पैरामीटर ले सकते हैं कि सरफेस एरिया कितना है, मॉइस्चर कितना ज़्यादा वहाँ पर एक्यूमुलेट हो सकता है, रिटेन हो सकता है, और न्यूट्रेंट कितने पाए जाते हैं। क्योंकि अगर प्लांट ग्रो करेगा तो वो प्लांट ग्रो करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए? न्यूट्रेंट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, एंड वहाँ बीच में जो है स्पेसेस होनी चाहिए ताकि रूट जो है वहाँ से पास हो सके। एंड वहाँ पर अगर एयर मिल सके तो जो प्लांट की रूट जो है वहाँ पर रेस्पिरेशन कर सके एंड वो जो है ग्रो हो सके। तो सरफेस एरिया सैंडी सोयल का जो है वो रिलेटिवली काफ़ी छोटा होता है, लेकिन उनके जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। अब क्योंकि पार्टिकल साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस वजह से उनके बीच में स्पेसेस जो है वो रिलेटिवली कम पाए जाते हैं। इसके अलावा सिल्ट सोयल का देखिए तो लिमिटेड है, यानी इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल साइज़ भी जो है काफ़ी कम जो है पाया जाता है, यानी इंटरमीडिएट जो है पाया जाता है। क्ले का देखिए तो सबसे कम यहाँ पर सोयल पार्टिकल का साइज पाया जाता है, तो सरफेस एरिया जो है रिलेटिवली ज़्यादा होगा। तो यानी एक सिंपल सा है, अगर साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो सरफेस एरिया कम होगा, और अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसका मतलब पार्टिकल का साइज जो है वो छोटा होगा। मॉइस्चर रिटेंशन देखें तो सैंडी सोयल के अंदर तो होता है ही नहीं, ठीक है। तो आपने जनरली रेत के ऊपर देखा होगा कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है उतना पानी जो है इसके जो है वो नीचे चला जाता है। लेकिन क्ले का जो है वो तो पोट बनता है, और पोट जो हो जाता है तो उसके ऊपर जो पानी हम डालते हैं तो वो तो वहाँ पे जो है बनाए रखता है उसको। इसका मतलब वाटर रिटेंशन इसके अंदर ज़्यादा है, एंड जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट ही रहता है।
न्यूट्रिएंट के बारे में देखें तो सैंडी सॉइल के अंदर जो मिनरल जो है या न्यूट्रिएंट जो है वो काफ़ी कम होते हैं, यानी इनके अंदर भी कम होते, इतने ज़्यादा नहीं होते। पानी तो हालांकि फिर भी इंटरमीडिएट जो है वो रिटेन कर पाते हैं। क्ले सॉइल पे देखें तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या क्ले की सॉइल जो है वो ज़्यादा अच्छी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट? नहीं, ऐसा नहीं है। जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर हो एंड पार्टिकल का साइज भी ठीक हो, उसके अंदर स्पेस भी हो, वाटर रिटेंशन भी होता हो, मिनरल जो है वो भी मिलते हो, तो ऐसी सॉइल जो है ज़्यादा बेस्ट होती है और उसको हम क्या कहते हैं? लोम सॉइल। तो जो लोम सॉइल है वो एक बेस्ट सॉइल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, क्योंकि उसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो है प्रॉपर मिक्सचर पाया जाता है एंड वो अच्छे से एरिएटेड भी है एंड कल्टीवेशन जो है उसके ऊपर बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर भी होते हैं जो सोइल के ऊपर ज़्यादा डिटरमाइन है कि वहाँ पर कैसे प्लांट ग्रो करेगा। कौन कौन से? जैसे सोइल के अंदर एयर होनी चाहिए। अगर सोइल के बीच में, पार्टिकल के बीच में अगर स्पेस है तो सोइल जो है कम फर्म होगी, और कम फर्म होगी तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी वहाँ पे रूट ग्रो करने लग रही है दे विल ईजी टू रेस्पायर। इसके अलावा दूसरे फैक्टर है जैसे कि सोइल का टेम्परेचर, तो ये अफेक्ट करता है जो ऊपर की 30 सेंटीमीटर की जो लेयर है केवल उसको, एंड सीजनल वेरिएशन उसी पे होते हैं। टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है कि वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ जो होती हैं वो कितनी ज़्यादा डिग्रेड हो। रिमेंबर, अगर ठंड काफ़ी ज़्यादा होगी तो बॉडी जो है ज़्यादा डिग्रेड उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन एक ऑप्टिमम अगर वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, थोड़ी ह्यूमस अगर रहती है तो फंगी वगैरह ज़्यादा ग्रो करेगी एंड मिनरल जो है वहाँ पे रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा होगी। सोइल वाटर की बात करें तो सोइल के अंदर जो पानी मिलने लग रहा है तो वो 3 अलग अलग टाइप का मिल सकता है। एक कैपिलरी वाटर, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर और तीसरा है ग्रेविटेशनल वाटर। एक तो पानी वो है जो आप बिल्कुल नीचे से खोद के जो है बाहर निकालते हैं, जिसको हम पीते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। तो जब कभी भी बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो वाटर है वो रिस के बिल्कुल नीचे तक चला जाता है वाटर टेबल के अंदर, एंड उसको बाद में हम निकालते हैं तो उसको हम क्या बोल लेते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर। वेयर एज सोइल के जो पार्टिकल है उनके बीच में भी कुछ ऐसा वाटर होता है जो रुका रहता है, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिलरी वाटर कहेंगे। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है कि लेट्स से ये एक सोइल का पार्टिकल है, तो इस सोइल पार्टिकल के साथ में कुछ पानी ऐसा होगा जो चिपका रहेगा इसके साथ में, एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनीवन। तो जो चिपका हुआ पानी है सोइल पार्टिकल के साथ में हम उसको कह देते हैं क्या? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा है? जो सोइल पार्टिकल के साथ में चिपका रहे, एंड एक दूसरा वाटर है जो इन दोनों सोइल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कैपिलरी वाटर कहेंगे। एंड जो बिल्कुल नीचे तक चला जाता है उसको क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल वाटर जो है कहेंगे। सोइल की पीएच कैसी होती है? वो भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बताती है। जैसे फास्फोरस जो है वो इनसोल्युबल है बेसिक सोइल के अंदर, तो अगर कोई प्लांट वहाँ पे ग्रो करने लग रहा है तो वो फास्फोरस के अंदर जो है डेफिशिएंट होगा। तो यानी कि कितनी पीएच है ये भी डिटरमाइन करती है कि कौन सा प्लांट वहाँ पे ग्रो करेगा। रिमेंबर, अगर प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो हार्बिवोर नहीं आएंगे, हार्बिवोर नहीं होंगे तो कार्निवोर जो है वो नहीं होंगे, तो एक फूड चेन जो है वो नहीं बन पाएगी, एंड जब वहाँ पे फूड चेन नहीं बनने लग रही तो जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वहाँ पर नहीं होगी। तो जैसी सोइल है वहाँ पर उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो आते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और भी है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से वहाँ पर रहेंगे, एंड दे अडप्टेड अकॉर्डिंग टू वट एवर कंडीशन दे आर फेसिंग। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करने लग रहे हैं, जिसको मैं कहने लग रहा हूँ लाइट। तो लाइट क्या है? लाइट है रेडिएशन ऑफ सन by which we can see each other, plants perform photosynthesis, temperature of earth raises, इसके अलावा इकोसिस्टम गेट एनर्जी फॉर इट्स फंक्शनिंग। तो हम उस सनलाइट की बात करने लग रहे हैं जिसके एक नहीं ढेर सारे काम है अभी,
ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग का काम है, या फिर मैं ये कहूँ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजह से गर्मी रह पाती है, और ठंड जो है उसके अंदर जो गर्मी का भी एहसास होता है वो भी किस वजह से होती है, बिकॉज सनलाइट जो है वो आने लग रही है, एंड इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंज जो है वो हुआ है बिकॉज ऑफ दी सनलाइट अवेलेबल टू दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो मैं यहाँ पे बात करूँगा अडप्टेशंस की। अडप्टेशंस ऑफ लिविंग organism ड्यू टू सनलाइट। अब क्या क्या अडप्टेशन है सनलाइट की वजह से, तो उसको हम देख सकते हैं कि प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू light availability as sunny plant and shade प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो सन के सामने ही रहते हैं, और कुछ ऐसे प्लांट है जो दे कैन ओनली बी ग्रो अंडर द कैनोपाई ऑफ ए ट्री। तो जो कैनोपाई ऑफ द ट्री, अगर वहाँ से प्लांट अगर हट जाए तो उसके नीचे जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, अगर वो डायरेक्टली सनलाइट को अगर फेस करेंगे तो वो फेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज also due to sunlight, and we classify them as, कुछ होते हैं short day plant, कुछ होते हैं long day plant, and कुछ होते हैं day neutral प्लांट। तो सन की रेडिएशन उनको कितनी मिलने लग रही है उसके हिसाब से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होने लग रहा है। रेड एल्गा डेवलप डिफरेंट पिगमेंट बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। ठीक है। इसके अलावा और हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माइग्रेशन ऑफ एनिमल, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव साइकिल इज आल्सो derived फ्रॉम सनलाइट। ठीक है। तो जैसे ये हैन वगैरह होते हैं, या फिर जैसे कि बर्ड होते हैं, तो उनकी जो ब्रीडिंग की जो साइकिल है वो किस बेस पे चलती है, बिकॉज सनलाइट जो है कितनी अवेलेबल होने लग रही है। इसके अलावा एनिमल जो माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी माइग्रेट कब करेगा, वो माइग्रेट उसी बेस पे ही करेगा कि उसको सनलाइट वहाँ पे कितनी मिलने लग रही है। तो अगर काफ़ी कम सनलाइट है तो वो माइग्रेट हो जाएगा उस सीज़न के अंदर दूसरे सीज़न। वैसे तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही होता था। ठीक है। राजधानी दो बना रखी थी, एंड उसका रीज़न क्या था कि जब ज़्यादा ठंड है तो ये राजधानी, और नहीं तो फिर उसके बाद ये राजधानी। ठीक है। सो उसी तरीके से हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, माउंटेन्स प्लांट एंड ग्राउंड plants develop different anatomy and physiology depending upon सनलाइट। तो सनलाइट जो है यूवी रेडिएशन अगर दिखे तो उस साइड जो है वो काफ़ी
यानी जो माउंटेन के एरिया पे होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो इस वजह से वहाँ पर नॉर्मल प्लांट जो सर्वाइव नहीं कर सकते। ग्राउंड पे देखें तो यूवी रिलेटिवली कम आती है, तो इसी वजह से वहाँ के जो प्लांट है वो अलग तरीके से डेवलप होते हैं और हमारे यहाँ के प्लांट जो है डिफरेंट तरीके से जो है वो अडप्ट होते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक सिंपल चीज़ दिखाई देती है कि इवन दो जो वाटर है वो नॉन लिविंग है, जो एयर है वो नॉन लिविंग है, सनलाइट जो है वो नॉन लिविंग है, सोइल जो है वो नॉन लिविंग है, तो ये डिफरेंट फैक्टर है जो नॉन लिविंग है, बट दे इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी वजह से जो है वो चेंज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो आते हैं। एंड जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो लगातार अगर इन्वायरमेंट अगर चेंज होता रहेगा तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको उस इन्वायरमेंट के अंदर अडप्ट होने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज जो है करने पड़ेंगे। बॉडी में चेंज कैसे होंगे? वेल, वो हेरिडिटी फैक्टर की वजह से होंगे, यानी कि उनके अंदर जीन जो है वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस होगा। तो ये इसका मतलब एक डायरेक्ट सा ये है कि अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा चेंज होने लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिफरेंट टाइप के प्रोटीन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। अगर डिफरेंट टाइप के अगर प्रोटीन बनाने पड़ेंगे तो देन it means the living organism need to expend more energy on making the protein। तो अगर ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज करने लग रहा है तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी फॉर मेकिंग दी न्यू प्रोटीन। क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो है क्या ऐसा काम कर सकते हैं? क्या सभी जो है इफेक्टिवली उतनी एनर्जी जो है वो दे सकते हैं जिससे कि नए प्रोटीन बनते रहे एंड जो ऑर्गेनिज्म जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर ढल सके? वेल, ऐसा जो है वो नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर सनलाइट है तो वो जो है बरो बना के जो है वो रहते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो बरोइंग हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है। तो कुछ जो है वो एक्सपेंड करते हैं अपनी एनर्जी को एंड वो अडप्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं हो पाते। सो देर आर टू डिफरेंट वेज थ्रू विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म परस्यू द एबायोटिक स्ट्रेस। हम उनको कह सकते हैं कि एक तो रेगुलेटर है और दूसरा जो है कन्फॉर्मर है। So there are two kind of organism which can maintain their internal temperature and which cannot maintain their internal temperature by the internal oxidation of food। So जो अपने बॉडी का जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अगर मेंटेन रख पाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रेगुलेटर। तो रेगुलेटर वो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रख पाते हैं। देखो जैसे हम है भाई, जैसे ठंड आएगी तो क्या होगा कि हमारी जो भूख जो है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगी। जैसे बारिश भी होती है तो क्या करता है, कुछ खाने का मन करता है। वो खाने का मन क्यों होने लग रहा है? आप खाना ज़्यादा खाओगे तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी, और जब रेस्पिरेशन ज़्यादा होगी तो बाहर का जैसे टेम्परेचर उसके अंदर आप ठीक से अडप्ट जो है हो पाओगी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। और कन्फॉर्मर ऐसे हैं जो रेस्पिरेशन के द्वारा अपना बॉडी टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और उनको हमेशा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना होता है जिस इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर उनके बॉडी के हिसाब से हो। अगर वो दूसरे इन्वायरमेंट पे जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी डेथ जो है वो हो जाएगी। इसी तरीके से आगे देखें तो जो रेगुलेटर होते हैं उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कह सकते हैं, या फिर एंडोथर्म्स भी कह सकते हैं, या फिर इनको होम्योथर्म्स जो है वो भी कह देते हैं। होम्योथर्म्स, तो इनको होम्योथर्म जो है वो भी कह देते हैं। जैसे कि बर्ड है, ह्यूमन है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन रेगुलेट कर पाते हैं, लेकिन जो रेगुलेट नहीं कर पाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल या फिर एक्टोथर्म्स कहते हैं। जैसे कि फिशिस है, एम्फीबियन है, दे कांट चेंज या फिर बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते। इसी वजह से हमेशा एक ही फिक्स्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रहते हैं। अगर हम रेगुलेटर को देखें, चूँकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं तो इस वजह से वो एनर्जी भी जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेक न्यू प्रोटीन्स टू अडप्ट दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। साथ में उनकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है बॉडी की सोल्यूट की, वो जो है चेंज नहीं होती, वो जो है फिक्स रहती है, एंड इसी वजह से उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कन्फॉर्मर का देखें तो कन्फॉर्मर जो है ज़्यादा अलग से प्रोटीन नहीं बना पाते इन दी चेंजिंग इन्वायरमेंट, इसी वजह से वो कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा उनकी जो ओस्मोलिटी है, यानी बॉडी के अंदर जो सोल्यूट की क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो
एंड इसी वजह से वो अर्थ के अंदर हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब जैसे ह्यूमन अर्थ पे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, बर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हर एरिया के अंदर मिल जाएंगे। कारण क्या है, दे कैन रेगुलेट देयर सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड दे आल्सो रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर एक होम्योस्टेसिस बनाए रखता है। होम्योस्टेसिस क्या है, एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की कि वो अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है मेंटेन रख पाता है। तो कुछ अपना खुद जो होम्योस्टेसिस वो मेंटेन कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स। लेकिन जो इन्वायरमेंट की वजह से अगर रख पाते हैं तो उनको हम बोल देते हैं क्या, कन्फॉर्मर्स। तो जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज होने लग रहा है और इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होने लग रहा, जैसे पहले था वैसा ही रहता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेगुलेटर। तो रेगुलेटर यानी कोई चेंज नहीं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने लग रहा है लेकिन जो रेगुलेटर है वो पहले जैसा था, आज भी उसके अंदर वैसी कंडीशन है। कन्फॉर्मर क्या है, जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे ये भी चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये भी चेंज हुआ, एंड लगातार जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जैसे चेंजिंग इन्वायरमेंट होगा वैसे ही वो भी चेंज होता जो है वो चला जाएगा। तो कन्फॉर्मर जो है इन्वायरमेंट की वजह से अपने अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पार्शियली ऐसा काम कर पाते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं, पार्शियल रेगुलेटर जो है वो कह देते हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज विच मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स अप्लाइड ऑन देम एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितनी एनर्जी बना पाते हैं। लेकिन ये जो चेंज है ये परमानेंट है, कुछ टेम्परेरी चेंज भी होते हैं। और टेम्परेरी जो है एक माइग्रेट हो सकता है, जैसे सीजन अगर अनफेवरेबल आ गया तो उस इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर जो है चले जाओ। जैसे कि हर विंटर के अंदर जो क्योलाडो घाना नेशनल पार्क है जो है राजस्थान के अंदर, वहाँ से नॉर्दर्न रीजन से और जो सर्बिया है वहाँ से बर्ड्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होती, तो इस वजह से इस एरिया के अंदर जो है वो आ जाते हैं। और जैसे ही इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है तो ये इस इन्वायरमेंट को छोड़ करके वापस अपने उसी एरिया के अंदर चले जाते हैं। तो यानी कि माइग्रेशन होता है टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टेम्परेरी मूवमेंट है क्योंकि वापस तो वहीं पे पहुंचना है। इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रेटेजी है जो थोड़े टाइम के लिए यूज़ की जाती है, उसको कहते हैं सस्पेंड। जैसे कि हाइबरनेशन और एस्टिवेशन है। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या होता है, जैसे पोलर बियर है, जब पोलर बियर को ठंड काफ़ी ज़्यादा लगने लग जाती है और जब काफ़ी ज़्यादा ठंड जब गिरती है तो वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को बचाने के लिए एक वार्मर एरिया पर जाता है एंड कुछ टाइम तक वहाँ पे डोरमेंट रहता है। कुछ टाइम का मतलब पूरा जो विंटर सीजन है उस पर डोरमेंट रहता है, क्योंकि वो उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता जिससे पोलर रीजन के अंदर जो ठंड पड़ती है वो उसको टॉलरेट कर सके। तो इसी वजह से वो जो है 6 महीने के लिए डोरमेंट जो है हो जाता है। इसी तरीके से एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन समर के अंदर होता है। तो इन दोनों को हम याद भी ऐसे ही करते हैं, एस्टिवेशन यानी कि समर स्लीप एंड हाइबरनेशन यानी कि विंटर स्लीप। तो एस्टिवेशन समर स्लीप का मतलब क्या है कि जैसे कि एक स्क्विरल है जो ग्राउंड स्क्विरल है, ये डेजर्ट के अंदर पाई जाती है। तो जब कभी समर जो है काफ़ी अपनी पीक पे चला जाता है तो वो उस सीज़न के लिए बरों के अंदर जो है वो छुप जाती है एंड फिर वहाँ पे जो है एक सीज़न जो है वो रहती है एंड फिर जब वो सीज़न ख़त्म होता है तो उसके बाहर जो है वो निकलती है। अर्थवॉर्म का भी ऐसे ही केस है। अर्थवॉर्म आपको कब दिखाई देंगे, जब वो बारिश होती है तभी बाहर निकलते हैं। तो बारिश ना होने से पहले वो कहाँ थे, वो वैसे डोरमेंट हो जाते हैं। कुछ एक फिशेस भी हैं, उनके अंदर भी ऐसे होता है, जैसे लंग फिश है, वो भी कुछ टाइम के लिए डोरमेंट हो जाती है जब उसको पानी नहीं मिलता, ठीक है। एंड इसी तरीके से एक दूसरी अडेप्टेशन भी है जिसको कहते हैं हम डायापोज। ये भी टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए है, समझ रहे ना। ये तो टेम्परेरी है लेकिन ये परमानेंट है। टेम्परेरी थोड़ी टाइम के लिए होती है, जैसे डायापोज। पोज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, और डाया का मतलब क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, यानी अपनी डेवलपमेंट ही स्टॉप कर देना। तो कुछ जू प्लैंकटन होते हैं और इंसेक्ट के लार्वा होते हैं, वो क्या करते हैं जब काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो वो उस इन्वायरमेंट के अंदर अपना वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं एंड फिर वो डोरमेंट हो जाते हैं उस टाइम के लिए। तो डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही दोबारा से पानी आता है और इन्वायरमेंट फिर से दोबारा से फेवरेबल हो जाता है तो फिर दोबारा से वो अपनी डेवलपमेंट जो है रिज्यूम कर जाते हैं एंड अपने आप को प्रोपेगेट जो है कर पाते हैं। सो दीज आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है सक्सेसफुली रह पाता है। तो आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कई सारी अडेप्टेशन है। वैसे हमारे अंदर भी कई सारी अलग अलग अडेप्टेशन है, जैसे ये हेयर का होना, ठीक है, इज अडेप्टेशन टू मेंटेन दी टेम्परेचर। स्वेट ग्लैंड का होना, ये मेंटेन दी टेम्परेचर होता है। अगर आप किसी हिली एरिया के अंदर जाते हो तो आपका चेहरा जो है रेड रेड हो
जाता है, क्योंकि जैसे आप वहाँ पर जाओगे तो एल्टीट्यूड सिकनेस जो होने लग जाएगी, डिजीनेस होने लग जाएगा, आपको जो है वोमिटिंग होने लग जाएगी, सर में दर्द जो है वो होने लग जाएगा, अनकंफर्टेबल जो है वो फील होने लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो उस ऑक्सीजन कम के इन्वायरमेंट के अंदर जब आप जाते हो तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो किडनी है वो सिक्रेट करती है एरिथ्रोपोइटिन, एंड वो आरबीसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। जब आरबीसी बढ़ते हैं तो जो ऑक्सीजन की अमाउंट कम मिलने लग रही है वो ज़्यादा बाइंड करती है, एंड आप जो है फिर दोबारा से नॉर्मल जो है हो जाते हो। तो फिजियोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है वो हमारे अंदर है। वैसे तो अगर प्लांट को भी देखें तो प्लांट के अंदर भी अडेप्टेशन होती है, जैसे कि संकन स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा जो है सिंक कर चुके हैं, जो डेजर्ट का एरिया है। क्यूटिकल का थिक होना, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इसी वजह से क्यूटिकल जो है थिक है। स्पाइन का डेवलप होना वो भी एक टाइप की अडेप्टेशन है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच टेल्स अस कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाए। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करो, अब मैं उस पर जो है पक्का आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।